जब तक आप कुछ कहेंगे नहीं, कोई नहीं जान पाएगा कि आप क्या चाहते हैं। संचार बहुत जरूरी है, चाहे वह मौखिक हो या गैर मौखिक। हम इसका कितना अच्छा उपयोग करते हैं, यह तय करता है कि हम दूसरों के साथ कितना अच्छा तालमेल बिठा पाते हैं। यह होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम एक साथ कैसे रह सकते हैं और समाज के रूप में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यह आसान लगता है, बस लोगों को बता दो कि आप क्या चाहते हैं या आपको क्या चाहिए और वे समझ जाएंगे। लेकिन हम में से कई लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम शर्मीले होते हैं या अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते। लील लाउंड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि उनके पास पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की कमी। अगर आपको लगता है कि आप में दूसरों से बात करने का आत्मविश्वास नहीं है, तो कई बार इसके लिए ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपको सही तरीके से बातचीत शुरू करना सीखना होगा। ज्यादातर समय आप अपने मन की बात इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि आप डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने आपको सिखाया नहीं कि इसे कैसे करना है। लील लॉन्डिस ने अपनी किताब में बाइनबाउअर तकनीकों को चतुर नाम दिए हैं। इस सारांश को पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि लोगों को आपसे प्यार कैसे करवाना है, कैसे भरोसेमंद और सच्चा दिखना है, भीड़ में कैसे शामिल होना है और कैसे एक वीआईपी की तरह बात करनी है। आपके ख्याल से एक्सीडेंटल एगुलेशन या स्क्रैम्बल थेरेपी तकनीकें क्या करने की कोशिश करती हैं? हर अध्याय में 4 से 5 टिप्स हैं जो आपको बेहतर बातचीत करने और लोगों से वह करवाने में मदद करते हैं जो आप चाहते हैं, बिना यह स्पष्ट रूप से कहे। पहला विचार, लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। किसी से भी बात करने से पहले आपको यह समझना होगा कि उन्हें क्या बात करने के लिए प्रेरित करता है। लील लॉन्डिस कहती हैं कि अगर लोगों को पता हो कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो वे आपसे बात करना चाहेंगे। सामाजिक या पेशेवर माहौल में हर कोई प्यार, सम्मान और अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता है। लील कहती हैं कि सभी सामाजिक बातचीत इस जरूरत से प्रेरित होती हैं कि लोग चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए। जब लोगों को यह नहीं पता कि आप उन्हें पसंद करते हैं या नहीं, तो वे असहज महसूस करते हैं, जिससे उनके लिए आपसे बात करना मुश्किल हो जाता है। वहीं जब उन्हें पता होता है कि आप उन्हें पसंद करते हैं, तो वे आपके साथ सहज महसूस करते हैं और आपकी कंपनी का आनंद लेते हैं। वे आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। यह आसान लगता है, लेकिन कई लोग इसे दिखाने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी असहजता आड़े आती है। आप भी चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद करे, जिससे असहजता और अस्वीकृति का डर पैदा होता है। लील लॉन्ड्स के अनुसार यह डर एक स्वपूर्ति प्रभाव पैदा करता है। जितना ज्यादा आप असहज महसूस करेंगे, उतना ही अनजाने में आप मौखिक और गैर मौखिक संकेत भेजेंगे कि मैं आपको पसंद नहीं करता, जिससे वे लोग आपसे दूरी बना लेंगे जिनसे आप बात करना चाहते हैं। लील लॉन्ड्स एक आसान तरीका सुझाती है कि अपनी चिंता को दूर करें और लोगों को दिखाएं कि आप बातचीत के लिए खुले हैं। इसके लिए इस बात पर कम ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि आप सामने वाले को कैसा महसूस कराना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने मौखिक और गैर मौखिक संकेतों के प्रति सजग रहना होगा। हम इन संकेतों के बारे में इस गाइड में और विस्तार से बात करेंगे। दूसरा विचार, सेलिब्रिटी की तरह बोलें। 1930 के दशक में कार्नेगी फाउंडेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग और कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक शोध किया जिसमें पाया गया कि किसी व्यक्ति की सफलता का लगभग 85% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना अच्छा संचार करता है। यह जानने के लिए कि कोई समूह क्या कर रहा है, साहसपूर्वक आप क्या करते हैं पूछने की बजाय थोड़ा घुमावदार तरीके से पूछें। आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं? पहला सवाल यह स्पष्ट करता है कि आप उस समूह का हिस्सा नहीं हैं, जबकि दूसरा सवाल यह सुझाता है कि आप पहले से ही उनके बारे में कुछ बुनियादी बातें जानते हैं और जानना चाहते हैं। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो इसका जवाब देने के लिए नटशेल रिज्यूम तकनीक का इस्तेमाल करें। जैसे शीर्ष प्रबंधक हर नौकरी के लिए अपने रिज्यूमे को अनुकूलित करते हैं, वैसे ही आप भी हर व्यक्ति को अपने काम के बारे में कुछ अलग बताएं। जवाब देने से पहले
यह सोचें कि सामने वाला व्यक्ति क्या सुनने में रुचि रख सकता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आपका काम उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसे आप पसंद करते हैं या जो आपका दोस्त बन सकता है, तो अपनी जिंदगी को मजेदार बनाकर पेश करें। अपनी कहानी को अनोखे तरीके से बताएं, चाहे आप कहीं भी हों। लील लाउंड्स की पर्सनल थिसॉरस तकनीक आपको और स्मार्ट दिखने में मदद करेगी। अपने रोजमर्रा के शब्दों को थिसॉरस में देखें। कुछ नए शब्द आजमाएं और देखें कि क्या वे आपके मौजूदा शब्दों के साथ फिट बैठते हैं। अगर वे अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपनाएं। केवल 50 शब्द एक अमीर रचनात्मक शब्दावली और सामान्य शब्दावली के बीच अंतर लाते हैं। 2 महीने तक अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों को बदलें और आप भाषा उपयोगकर्ताओं के शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएंगे, जैसे कि गुड, प्रिटी, नाइस और स्मार्ट जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन्हें थिसॉरस से बदलें। तीसरा विचार, सामने वाले को दिखाएं कि आप दोनों कितने समान हैं। लोग अलग अलग तरह के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, जो कि पक्षी और जानवर नहीं करते। हम उन लोगों को चुनते हैं जिनके साथ हमें अच्छा लगता है और जो हमें पसंद करते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? जिन लोगों को हमारी तरह की चीजें पसंद हैं, हम उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लील लाउंड्स कहती हैं कि उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके जैसे ही हैं। उनके हाव भाव को ध्यान से देखें, लेकिन सम्मानजनक और गैर डरावने तरीके से। क्या वे महंगे, सस्ते, तेज या धीमे दिखते हैं? ऐसा करते समय कल्पना करें कि आप एक डांस टीचर को देख रहे हैं जो आपको हाव भाव सिखा रहा है। अपने साथी के हाव भाव को देखें और उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। इससे वे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके परिवार का हिस्सा हैं। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान दें, न कि अपने शब्दों पर। वे किन संज्ञाओं, विशेषणों और क्रियाओं का उपयोग करते हैं, उनके कुछ शब्द चुनें और अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। जब वे ये शब्द सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप एक दूसरे को समझते हैं और आपके मूल्य व दृष्टिकोण समान हैं। उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। पोर्ट्रेट इमेजिंग तकनीक में अपने श्रोता की रुचियों के बारे में बात करें, जैसे कि नौकायन, तैराकी, पढ़ना आदि। हर किसी को कुछ न कुछ पसंद होता है। उनकी रुचि के क्षेत्र की भाषा और सही शब्दों का उपयोग करें। हायर एम्पैथाइजर्स का उपयोग करें। क्या आप हाँ मम्मी या ऐसा कुछ कहते हैं, यह दिखाने के लिए कि आप सहमत हैं? यह सहमति तो दिखाता है, लेकिन सामने वाले को और बात करने के लिए प्रेरित नहीं करता। इसके बजाय मैं समझ गया या यह तो शानदार बात है जैसे वाक्य कहें। ये वाक्य उन्हें और बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चौथा विचार, गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करें। अगर आप किसी से अच्छी तरह बात करना सीखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज और अन्य गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। लील लाउंड्स का मुख्य लक्ष्य आपको किसी से भी बात करना सिखाना है, तो आप सोच रहे होंगे कि बॉडी लैंग्वेज इतनी जरूरी क्यों है। लील कहती हैं कि ये मूक संकेत आपकी पहली मुलाकात में 80% से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इस गाइड के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरों को आपके बारे में क्या बताती है। फिर हम कुछ गैर मौखिक तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप खुद को और दोस्ताना और आकर्षक बना सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में सब कुछ कहती है। लील कहती हैं कि आप किसी से मिलते ही कुछ सेकंड में उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक या पेशेवर स्थिति के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। इससे पहले कि कोई एक शब्द बोले, आप यह तय कर लेते हैं कि क्या वह व्यक्ति है जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हैं। जैसे ही लोग आपको देखते हैं, वे यह अनुमान लगाते हैं कि क्या वे आपसे बात करना चाहते हैं। इसका आधार क्या है? लील कहती हैं कि यह आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आपकी मुद्रा, आप कितने आराम से दिखते हैं, आपकी मुस्कान और आंखों का संपर्क शामिल है। चाहे आपको इसका एहसास हो या नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपके भावनाओं के बारे में संदेश भेजती रहती है। पांचवां विचार, 11 प्रकार की बॉडी लैंग्वेज। वनेसा वैन एडवर्ड्स अपनी किताब क्यूज में लील लाउंड्स की बात को और विस्तार देती है। वे कहती हैं कि 11 अलग अलग प्रकार की बॉडी लैंग्वेज होती है, जिनमें से प्रत्येक आपके भावनाओं के बारे में एक संदेश देती है। 8 7 सार्वभौमिक माइक्रो एक्सप्रेशंस,
ये आपके असली भावनाओं को दर्शाते हैं। 2. बॉडी प्रॉक्सिमिक, आप जिस तरह से घूमते हैं वह आपके पसंद और घबराहट को दर्शाता है। 3. हाथ के इशारे, आपके हाथों का उपयोग आपकी भावनाओं, कहानी या खुद को शांत करने के बारे में बहुत कुछ बताता है। 4. आभूषण, आपके कपड़े और सामान और उनका उपयोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को दर्शाते हैं। 5. रुचि, आप सूक्ष्म और स्पष्ट तरीकों से, जैसे बालों को झटकना या मुस्कुराना, अपनी रुचि दिखाते हैं। 6. आंखों की गति, आपकी आंखों की गति आपके विचारों और भावनाओं को दर्शाती है, जैसे आकर्षण, संदेह या तनाव। 7. शांत करने वाले इशारे, ये दोहराव वाले कार्य हैं जो आपको बुरे अनुभव के बाद बेहतर महसूस कराते हैं, जैसे अपनी बाहों को रगड़ना या पैर हिलाना। 8. स्पर्श, आप जिस तरह से स्पर्श का उपयोग करते हैं वह आपकी पसंद को दर्शाता है, जैसे कंधे पर थपथपाना या गले लगाना। 9. रुकावट, ये संकेत दूसरों के लिए आपके पास पहुंचना मुश्किल बनाते हैं, जैसे मुंह को छूना या बाहों को मोड़ना। 10. आवाज का लहजा, आपकी आवाज का लहजा और पिच यह दर्शाता है कि आप कितने निश्चित या चिंतित हैं। 11. संकेत, लोग 800 से ज्यादा गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करते हैं, जैसे थम्स अप देना। ये संकेत आपकी संस्कृति और रहने की जगह पर निर्भर करते हैं। 6. विचार, तकनीक नंबर 1, सीधे खड़े हों। लिल लोन्स कहती हैं कि खराब मुद्रा को लोग नकारात्मक संकेत के रूप में देखते हैं। अगर आप झुककर खड़े होते हैं तो यह दर्शाता है कि आप असुरक्षित या शर्मिंदगी महसूस करते हैं और कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा। दूसरी ओर, अच्छी मुद्रा दोस्ताना होने का संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप गर्व और आत्मविश्वास से भरे हैं और आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह लोगों को लगता है कि आप एक सफल व्यक्ति हैं जिसे नोटिस किया जाना चाहिए। 7वां विचार, तकनीक नंबर 2, आराम करें और शारीरिक बाधाओं को हटाएं। लाइल लोन्स कहती हैं कि बेचैनी और रक्षात्मक हाव भाव को लोग बेईमानी का संकेत मानते हैं, क्योंकि ये आपको संदिग्ध और रक्षात्मक दिखाते हैं। जैसे पैरों को घसीटना या चेहरे को छूना, ये हाव भाव दिखाते हैं कि आप असहज, तनावग्रस्त या ऊब गए हैं। रक्षात्मक हाव भाव, जैसे बाहों को मोड़ना या अपने सामने कुछ पकड़ना, यह दर्शाता है कि आप असहज हैं और अपने और दूसरों के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेल कहती हैं कि दूसरी ओर एक आरामदायक और खुली मुद्रा ईमानदार और दोस्ताना व्यक्तित्व का संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप शांत हैं, कमजोर दिखने से नहीं डरते और बात करना आसान है। अपनी बाहों को ढीले रखें, हथेलियों और कलाइयों को ऊपर की ओर करें। इससे आप शांत, आत्मविश्वास से भरे और भरोसेमंद दिखेंगे। जब आप जिससे बात करना चाहते हैं वह आपके पास आए तो अपना पूरा शरीर उनकी ओर करें, यह दिखाने के लिए कि आपका पूरा ध्यान उन पर है। इससे वे सहज महसूस करेंगे और खुश होंगे कि आप उनके साथ हैं। 8वां विचार, 18 बेचैन और रक्षात्मक हाव भाव से बचें। गेटिंग बैक टू हैप्पी के लेखक मार्क चेरनॉफ लाइल लोन्स की बात को और विस्तार देते हैं। वे 18 ऐसी चीजों की सूची देते हैं जिनसे आपको बातचीत के दौरान बचना चाहिए और बताते हैं कि प्रत्येक का क्या मतलब है। 1. शरीर के सामने कुछ पकड़ना, यह दर्शाता है कि आप शर्मीले हैं, विरोधी हैं या अकेले रहना चाहते हैं। इसके बजाय चीजों को अपने बगल में रखें। 2. समय देखना या नाखूनों को जांचना, यह ऊब का स्पष्ट संकेत है। 3. कपड़ों से लिंट हटाना, यह दर्शाता है कि आप उनकी राय को पसंद नहीं करते और ईमानदार राय देने में असहज हैं। 4. ठोड़ी को सहलाना, यह दिखाता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में राय बना रहे हैं। 5. चेहरे को छूना, खासकर नाक या मुंह, यह झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। 6. किसी से दूर झुकना, यह दर्शाता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, खासकर मेज पर बैठे होने पर। 7. हाथों को सिर के पीछे या कूल्हों पर रखना, यह श्रेष्ठता या अहंकार दर्शाता है। इसे केवल करीबी दोस्तों या परिवार के साथ करें। 8. सीधे सामने वाले की ओर न देखना, यह असहजता, रुचि की कमी या प्रतिबद्धता की कमी दर्शाता है। 9. बाहों को मोड़ना, यह रक्षात्मकता और कभी कभी अहंकार दर्शाता है। हमेशा अपनी बाहों को खुला और बगल में रखें। 10. सिर या गर्दन के पीछे खुजलाना, यह संदेह का संकेत है और झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। 11. शर्ट के कॉलर के साथ खिलवाड़ करना, यह बहुत असहजता और घबराहट दर्शाता है। 12.
हाथों को जननांगों पर रखना, यह घबराहट और असुरक्षा दर्शाता है और कंधे आगे की ओर झुकने से आप छोटे और कमजोर दिखते हैं। 13, सिर को हाथों पर टिकाना, यह ऊब का संकेत है। अपने हाथों को मेज पर रखें और हिलाएं नहीं। 14, पसीने वाले हाथों को कपड़ों पर पोंछना, यह बहुत घबराहट दर्शाता है। 15, कुर्सी के किनारे पर बैठना, यह मानसिक और शारीरिक असहजता दर्शाता है। 16, पैर या उंगलियों को थपथपाना, यह तनाव, अधीरता या ऊब दर्शाता है। 17, छोटी चीजों के साथ खिलवाड़ करना, यह चिंता या अप्रस्तुतता का संकेत है। 18, वजन को एक पैर से दूसरे पर बदलना, यह मानसिक और शारीरिक असहजता दर्शाता है और बातचीत छोड़ने की इच्छा दिखाता है। 9वां विचार, सहज परिचय और परिचित हाव भाव अच्छी बातचीत की ओर ले जाते हैं। किसी से पहली बार मिलने से पहले आप चिंता कर सकते हैं कि अगर आपके बीच कुछ समान न हुआ तो क्या होगा या हम किस बारे में बात करेंगे। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि एक अच्छी बातचीत शुरू करने के लिए बस एक सहज परिचय की जरूरत होती है। इसका सबसे आसान तरीका है कि किसी आपसी दोस्त या आयोजन के आयोजक से परिचय करवाने को कहें। आप उस अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ सवाल पूछकर भी बातचीत शुरू कर सकते हैं। आखिरी तरीका यह है कि आप उनके पास रहें, उनकी बातें सुनें और मौका मिलने पर बातचीत में शामिल हों। लोगों को आपसे बात करने का एक क्लासिक तरीका यह है कि आप कुछ ऐसा लाएं जो बर्फ तोड़ने या बातचीत शुरू करने में मदद करे, जैसे पुरानी पॉकेट वॉच या अनोखा पर्स। इससे किसी को सवाल पूछने का मौका मिलता है, जैसे यह आपको कहां से मिला, और इससे पहले कि आप समझें, आप ऐसे बात कर रहे होंगे जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। अगर आप मीटिंग के आयोजक हैं तो सभी का परिचय करवाएं और उनके बारे में 1-2 रोचक बातें बताएं ताकि हर कोई फॉलो अप सवाल पूछ सके और बातचीत शुरू हो सके। एक बार जब आप सबसे मिल चुके हैं और बातचीत शुरू हो चुकी है तो अपने व्यवहार पर ध्यान दें। कोई भी उस व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करना चाहता जो उबाऊ कहानी को बार बार दोहराता हो, इसलिए दूसरों के साथ ऐसा न करें। उनके कहे और उनकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर आप उनकी आवाज के लहजे और हाव भाव को मिलाने की कोशिश करें तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और रुचि लेंगे। उदाहरण के लिए, अगर वे मुस्कुराते हैं और हाव भाव के साथ बात करते हैं तो आप भी ऐसा करें। अगर माहौल उदास है और लोग कुर्सियों पर पीछे झुके हैं तो आप भी ऐसा करें। जब आपको बातचीत में शामिल होने का मौका मिले तो यह सुनिश्चित करें कि आप जो कहने जा रहे हैं उसमें आत्मविश्वास हो और आपका रवैया सकारात्मक हो। यह आपके शब्दों से भी ज्यादा जरूरी है, बशर्ते आप कुछ असभ्य, अप्रिय या शिकायती न कहें, क्योंकि इससे पहला प्रभाव खराब होगा। 10वां विचार, छोटी छोटी बातों में महारत हासिल करें। आपको लग सकता है कि छोटी छोटी बातें महत्वहीन हैं और समय की बर्बादी है, लेकिन आप इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। छोटी मोटी बातें आपके व्यवसाय और निजी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह किसी को प्रभावित कर सकती है या उन्हें डरा सकती है। अगर आपको छोटी मोटी बातें करने में मुश्किल होती है तो सोचें कि लोग आपसे परिचय के दौरान क्या सवाल पूछ सकते हैं। आप हमेशा किन सवालों के जवाब देते हैं? ज्यादातर लोग पूछते हैं कि आप कहां से हैं या आप क्या करते हैं। चूंकि ये सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, लोग अक्सर उबाऊ, छोटे और कम रोचक जवाब देते हैं। इसलिए एक शब्द के जवाब जैसे लंदन या मार्केटिंग देने की बजाय कुछ रोचक कहें या ऐसी कहानी सुनाएं जो नए विषय की ओर ले जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप वॉशिंगटन डीसी से हैं तो कह सकते हैं कि इसे उसी व्यक्ति ने डिजाइन किया जिसने पेरिस को डिजाइन किया। इससे लोग यात्रा के बारे में और बात करना चाहेंगे। अच्छा श्रोता बनने और अपने साथी को बातचीत में बनाए रखने पर ध्यान दें। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन लोगों को यह सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक शानदार वार्तालापी हैं। वह यह है कि आप बहुत कम बोलें और ध्यान अपने बातचीत के साथी पर रखें। इससे वे इतने व्यस्त रहेंगे कि उन्हें यह नहीं पता चलेगा कि आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा। किसी को बात करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक आम तरीका है कि उनके रुकने को मौका मानकर उनकी बात को दोहराएं, जिससे गेंद उनके पाले में रहे। किसी को बात करने के लिए प्रोत्साहित करने से वे कई रोचक चीजें बता सकते हैं। समूह में यह पता करें कि किसके पास शानदार कहानी है और उनका उचित परिचय करवाएं।
ये बातचीत में प्रशंसा पाने का आसान तरीका है। ये समूह के लिए मजेदार होता है और कहानी सुनाने वाला व्यक्ति शायद खुश होगा कि आपने उन्हें चमकने का मौका दिया। बस ये सुनिश्चित करें कि कहानी उचित हो और गोपनीय न हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह रणनीति उल्टा पड़ सकती है। साथ ही ऐसी बातें कहने से बचें जो आपको खराब दिखाएं। जब लोग एक दूसरे को बेहतर जानने लगते हैं तो वे अक्सर कुछ व्यक्तिगत या कमजोरी बताना चाहते हैं। यह तब तक गलत है जब तक कि वह व्यक्ति आपसे बहुत प्रभावित न हो। कोई रहस्य बताने से शायद वे यह सोचने लगें कि आप और क्या छिपा रहे हैं। 11वां विचार, नकल, सहानुभूति और करीबी दोस्त की तरह व्यवहार करें। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके साथ उनकी कुछ समानताएं हों। यह मानव स्वभाव का एक तथ्य है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। उस व्यक्ति के साथ समानताएं बताकर जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं, आप उनके साथ बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं। नकल सबसे सच्ची चापलूसी है। यह कहावत आपकी मदद कर सकती है। वे कहां जाते हैं? क्या वे सावधान और धीमे हैं या तनावग्रस्त और उछल कूद करने वाले? जब आप किसी के साथ उसी तरह से हाव भाव करेंगे तो वे आपके साथ ज्यादा सहज महसूस करेंगे, भले ही उन्हें इसका कारण न पता हो। उसी तरह उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि वे एक एड एजेंसी में काम करते हैं, तो ध्यान दें कि उन्होंने कंपनी या फर्म नहीं कहा, और आप भी ऐसा ही करें। इसे एक कदम आगे ले जाएं और उनकी रुचियों से संबंधित शब्दों का उपयोग करें। अगर उन्हें बेसबॉल पसंद है तो कहें कि आप उनकी मदद करेंगे होम रन मारने में। अगर उन्हें नौकायन पसंद है तो उन्हें अपनी क्रू का हिस्सा बनाएं। एम्फेसिस की जगह एम्पथाइजर्स का उपयोग करें। जब लोग हमसे बात करते हैं तो हम अक्सर हम, तैस, हाँ या जैसे एक शब्द के जवाब देते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं तो पूरे वाक्य कहें, जैसे यह सही काम था या मैं समझता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। यह दिखाएगा कि आप वास्तव में उनकी बात समझ रहे हैं। हम और हमें जैसे शब्दों का उपयोग करना भी किसी को करीब लाने का शानदार तरीका है। आमतौर पर ये शब्द केवल करीबी दोस्तों और पार्टनरों के लिए उपयोग होते हैं। अगर आप किसी को जल्दी करीबी दोस्त बनाना चाहते हैं तो इन शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, नए मेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कि बजाय नए मेयर के साथ हमारा क्या होगा, आप क्या सोचते हैं। आखिरी में अंदरूनी मजाक बनाना सीखें। ये किसी भी करीबी दोस्ती या रिश्ते की नींव होते हैं। अगर आप किसी को जल्दी करीब लाना चाहते हैं तो उस पल को याद करें जब आप दोनों किसी मजेदार चीज पर हंसे थे, और बाद में इसे फिर से उठाएं। इससे आप दोनों के बीच एक साझा इतिहास बन जाएगा जिसे याद रखना आसान होगा। 13वां विचार, तकनीक नंबर 4, कल्पना करें कि आप पहले से करीबी दोस्त हैं। लईल एक तरीका सुझाती है जिससे आपका शरीर अपने आप सकारात्मक संदेश भेजे। कल्पना करें कि आप उन लोगों को पहले से बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनसे आप बात करना चाहते हैं। वे कहती हैं कि आप तभी असहजता महसूस करते हैं जब आपको नहीं पता कि दूसरे लोग आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर आप कल्पना करें कि आप पहले से करीबी दोस्त हैं तो यह अनिश्चितता खत्म हो जाती है और आप उनके साथ ज्यादा सहज और आरामदायक महसूस करते हैं। लाइल कहती हैं कि किसी को पसंद करने का नाटक करना इतना अच्छा लगता है कि समय के साथ यह वास्तविक स्नेह में बदल जाता है। भले ही आप शुरू में केवल नाटक कर रहे हों, आप ऐसे संकेत भेज रहे हैं जो उन्हें सहज करते हैं, जिससे वे आपको पसंद करने और गर्मजोशी से व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। इससे आप भी उन्हें पसंद करना चाहेंगे, जिससे बातचीत वास्तव में आसान और मजेदार हो जाती है। अपने आप को सकारात्मक संदेश भेजने के लिए 2 तरीके हैं। कई स्वसहायता विशेषज्ञ लेल की इस बात से सहमत हैं कि जिस परिणाम की आप कल्पना करते हैं वह आपको उस तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है जिससे वह हकीकत बन जाता है। लेकिन आप अपने आप को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं कि आप किसी के दोस्त हैं जब आप नहीं हैं। सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में कहते हैं कि पहले यह सोचें कि आप चाहते हैं कि लोग आपको कैसे देखें। फिर चाहे वे जैसा भी व्यवहार करें, उनके बारे में वैसे ही सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें कहें, तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। मर्फी ले लोन्स की तरह
कहते हैं कि लोग स्वाभाविक रूप से आपके अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे और उन्हें आपके प्रति वापस दर्शाएंगे। 14वां विचार, करियर की सफलता के लिए पेशेवर लगना जरूरी है। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने बॉस को प्रभावित करने के तरीके ढूंढ रहे होंगे। ऐसा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कि आप हमेशा पेशेवर लगें। सबसे पहले, जब आप अपने बॉस से बात करें तो सीधे मुद्दे पर आएं। महत्वपूर्ण लोग के पास विषय के इर्द गिर्द घूमने का समय नहीं होता। साथ ही बात करते समय अपने विषय का ध्यान रखने की कोशिश करें। जब आप वाक्य की शुरुआत आप से करते हैं तो सुनने वाला व्यक्ति अगली बात पर ज्यादा ध्यान देता है। उसी तरह जब आप किसी को बुरी खबर बताने जा रहे हों तो यह सोचें कि उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और अपने संदेश में इसे पहले से शामिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि वे खबर सुनकर खुश होंगे तो मुस्कुराकर बताएं। अगर खबर बुरी है तो एक दयालु आह भरें और फिर बताएं। यह भी सोचें कि सुनने वाले के लिए क्या रोचक हो सकता है। जब आप किसी संभावित क्लाइंट से मिलें तो सिर्फ यह न बताएं कि आप क्या करते हैं या आपका जॉब टाइटल क्या है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं तो कहें, मैं लोगों के वित्त को व्यवस्थित करता हूं और उनके लिए पैसे बचाने के नए तरीके ढूंढता हूं। अगर आप हेयर ड्रेसर हैं तो कहें कि आपका काम हर क्लाइंट के चेहरे और व्यक्तित्व के लिए सही कट ढूंढने में मदद करता है। लेकिन पेशेवर लगने की अपनी समस्याएं हैं। यहां कुछ सामान्य गलतियां हैं। 1, अगर आपको पता चले कि आप और किसी के बीच कुछ समान है तो वाह मेरे साथ भी न कहें। पेशेवर तरीका यह है कि शांत रहें और बातचीत के दौरान सच को सामने आने दें। आपकी शांति निश्चित रूप से सामने वाले को प्रभावित करेगी। 2, कभी भी सामान्य शब्दों का उपयोग न करें। 3, लोगों से यह न पूछें कि वे जीविका के लिए क्या करते हैं। इसके बजाय पूछें, आप अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरी के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी रुचियों के बारे में खुलकर बात करने में खुश होते हैं। 4, पेशेवर लोग दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते, शर्मिंदा नहीं करते या उनके बारे में चुटकुले नहीं बनाते। 15वां विचार, हर पार्टी का अधिकतम लाभ उठाएं। कई लोग पार्टियों में सिर्फ मजे के लिए जाते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप और ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं कि कैसे महत्वपूर्ण लोगों से मिलें और उन्हें प्रभावित करें। फिर से, पहला प्रभाव ही सब कुछ है। आपने सुना होगा कि पॉप स्टार्स का स्टेज प्रेजेंस शानदार होता है। आप भी ऐसा ही आकर्षण पैदा कर सकते हैं और सबका ध्यान खींच सकते हैं। इसके लिए तैयार रहें और कमरे में प्रवेश करने का सही तरीका जानें। एक प्रभावशाली प्रवेश आसान है। दरवाजे पर रुकें और कमरे को देखें। एक बार जब आपने देख लिया और तय कर लिया कि जगह अच्छी लग रही है तो मुस्कुराएं और अंदर जाएं। वहां मौजूद लोग इस नाटकीय प्रवेश से प्रभावित होंगे। एक बार अंदर जाने के बाद नेतृत्व करें और सीधे सबसे रोचक व्यक्ति के पास जाएं। अगर आप इंतजार करेंगे कि लोग आपके पास आएं, तो आप पूरी रात वॉलफ्लावर बने रह सकते हैं और उन लोगों से मिलने का मौका चूक सकते हैं जो चीजें बदल सकते हैं। जब आपका किसी का पूरा ध्यान हो तो अब तक सीखी गई हर चीज का उपयोग करें। यहां एक अतिरिक्त टिप है, अपने हाथों का ध्यान रखें। अपनी पैर या हाथ या पीठ न दिखाएं, क्योंकि यह धमकी भरा लग सकता है। इसके बजाय अपनी बाहों को खुला रखें और हथेलियां बाहर की ओर करें। सुनने वाले की बातों का मानसिक नोट लें, क्योंकि यह बाद में काम आ सकता है। इसमें उनकी कोई व्यक्तिगत जानकारी या उनके लिए महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। अगर आप अगली मुलाकात में इनमें से किसी चीज का जिक्र करें तो आप निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव डालेंगे। 12वां विचार, तकनीक नंबर 3, मुस्कान में देरी करें और आंखों का संपर्क बनाए रखें। लेइल लॉन्डिस कहती हैं कि लोग तुरंत दी जाने वाली मुस्कान को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वे इसे अव्यक्तिगत समझते हैं और सोचते हैं कि आप हर किसी को ऐसा ही मुस्कुराते हैं। इससे वे ठंडा या दूर का व्यवहार करते हैं। लेइल कहती हैं कि आंखों का संपर्क न करना भी लोगों को दूर करता है। लोग इसे व्यस्तता या अस्वस्थता का संकेत मानते हैं, जिससे उनके लिए आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। लेइल कहती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति अच्छा व्यवहार करें तो हर किसी को तुरंत मुस्कान न दें। इसके बजाय सामने वाले की आंखों में देखें, एक पल रुकें और फिर बड़ी गर्मजोशी भरी मुस्कान दें। जबकि उनकी आंखों में देखते रहे, लोग सोचेंगे
कि आप सिर्फ उनके लिए मुस्कुरा रहे हैं और वे तुरंत जान जाएंगे कि आप उन्हें देखकर खुश हैं। बातचीत के दौरान व्यक्ति के साथ आरामदायक आंखों का संपर्क बनाए रखें, यह दिखाने के लिए कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। चेहरों को पढ़ने के बारे में और जानें। शोध ले लोन्स की बात का समर्थन करता है कि लोग आपकी मुस्कान और आंखों के संपर्क को कैसे देखते हैं। निम्नलिखित तथ्य आपके चेहरे के बारे में और जानकारी देते हैं। असली मुस्कान न केवल लोगों को आराम देती है, बल्कि दो तरह से लोगों को खुश भी कर सकती है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जब आप दूसरों को मुस्कुराते देखते हैं तो आपका दिमाग स्वचालित रूप से इसे नोटिस करता है और प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगर आप पहले मुस्कुराते हैं तो आपको बदले में एक असली गर्मजोशी भरी मुस्कान मिलने की संभावना ज्यादा होती है। मुस्कुराने से एंडोर्फिन्स जैसे रसायन निकलते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। चूंकि मुस्कुराना संक्रामक है, जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं, जिससे उनकी शारीरिक रसायन बदलती है और वे खुश महसूस करते हैं। शोध यह भी दिखाता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको न केवल उनकी ओर देखना चाहिए, बल्कि कुछ खास आंखों की गतिविधियों से बचना चाहिए। आंखें सिकोड़ना यह दर्शाता है कि आप उस व्यक्ति या उनकी बात को पसंद नहीं करते। नीचे देखना यह रुचि की कमी और कभी-कभी अहंकार दर्शाता है। तेजी से पलक झपकना यह चिंता का संकेत है। आक्रामक नजरें यह अक्सर झगड़े से पहले होता है। आप न केवल अपनी आंखों से बल्कि अपनी भौहों से भी बहुत कुछ कह सकते हैं। बातचीत के दौरान भौहों का तेजी से उठना हां का संकेत देता है। यह दिखा सकता है कि कोई नोटिस कर रहा है, रुचि रखता है, पसंद करता है, सहमत है या आभारी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी भौहें तेजी से उठाएं और फिर गर्मजोशी से मुस्कुराएं। कुछ कहने से ठीक पहले अपनी भौहें उठाएं ताकि लोग ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं और 30% समय आंखों का संपर्क बनाए रखते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा याद रखेंगे। सभी मुख्य विचार ये हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब के सभी मुख्य विचार। 1. लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें पसंद करते हैं। 2. सेलिब्रिटी की तरह बोलें। 3. सामने वाले को दिखाएं कि आप दोनों कितने समान हैं। 4. गैर मौखिक संकेतों का उपयोग करें। 5. 11 प्रकार की बॉडी लैंग्वेज। 6. तकनीक नंबर 1, सीधे खड़े हों। 7. तकनीक नंबर 2, आराम करें और शारीरिक बाधाओं को हटाएं। 8. 18 बेचैन और रक्षात्मक हाव भाव से बचें। 9. सहज परिचय और परिचित हाव भाव अच्छी बातचीत की ओर ले जाते हैं। 10. छोटी छोटी बातों में महारत हासिल करें। 11. नकल, सहानुभूति और करीबी दोस्त की तरह व्यवहार करें। 12. तकनीक नंबर 3, मुस्कान में देरी करें और आंखों का संपर्क बनाए रखें। 13. तकनीक नंबर 4, कल्पना करें कि आप पहले से करीबी दोस्त हैं। 14. करियर की सफलता के लिए पेशेवर लगना जरूरी है। 15. हर पार्टी का अधिकतम लाभ उठाएं। हमने आरविन बुक समरी पर हाउ टू टॉक टू एनीवन की खास बातें जानी जो आपको बेहतर बातचीत और रिश्ते बनाने में मदद करेंगी। अपने शब्दों से आप नई संभावनाएं खोल सकते हैं, तो आज ही शुरू करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि और भी शानदार किताबों के सारांश मिले। बेहतर बातचीत से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, नीचे कमेंट में बताइए। अभ्यास जारी रखें और हर बातचीत को खास बनाएं। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।